Hello everyone, how are you all? All good? Yes? Yeah. So in previous class we have done GDP, right? I already told you about the definition of GDP and what is what difference between GDP and GNP, what is NDP and what is NNP. Okay, GDP means gross domestic product, and what is GNP? What is GNP? Right? Gross national product. Okay. See, I already told you about NDP and NNP. What are those things, NDP and NNP? When you see, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट जीडीपी। भाई जीडीपी क्या होती है, किस तरीके से जीडीपी को निकाला जाता है, क्योंकि जीडीपी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन फेब्रवरी वी विल गेट बजट ऑफ आवर कंट्री, सो एट द टाइम वी कैन सी लॉट्स ऑफ सिनेरियोज एंड लॉट ऑफ अ बिग डेटा अबाउट आवर कंट्री। सो वहाँ पर जो जीडीपी का जो रोल होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो इकॉनमी है भाई, जो टोटल इकॉनमी है भाई, एक बात बताओ, इकॉनमी में जो जीडीपी का चैप्टर है वो स्टार्टिंग में क्यों दिया गया है? क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ आपको स्टार्टिंग में मिल रही है कभी भी, तो समझ जाना कि आगे आने वाले समय में, मीन्स जो अपकमिंग टाइम है उसमें उस चीज़ का मतलब कोई भी फैक्ट है या कोई भी एक्टिविटी है, वट एवर यू हैव, सो दैट माइट बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्दर टाइम। सो जीडीपी का वही है, जीडीपी का सेम थिंग है। अब जीडीपी करने वाली क्या है कि जीडीपी ये है कि जीडीपी हमको पूरी इकोनॉमी सीरीज में जीडीपी का जो रोल है वो देखने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। सी आई मे बी आई डोंट नीड टू डिवाइस एनीथिंग, क्योंकि आप सभी को शायद वो याद भी रहेगा। एंड मैं बस जीडीपी बताता हूँ कि जीडीपी होती क्या है। सी हमने देखा था वहाँ पर कि जीडीपी किसी भी कंट्री में मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस क्या होती है? देखिए इकोनॉमी में एक अलग से एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ट्रेड एंड बैलेंस। सो इन ट्रेड एंड बैलेंस आई एक्सप्लेन इन डिटेल कि व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये गुड्स और सर्विसेज होती क्या है बाय द वे। ठीक है, गुड्स का मतलब समझो कोई आइटम जैसे आप देख सकते हो अपनी आंखों से, बट सर्विस यू कैन नॉट सी, यू कैन फील। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई एम टीचिंग, I'm not gonna give you like medicine and marker and chalk, something like this, but what is, I'm just giving you service. So whether you will be whether you will be satisfied from my service or not doesn't matter, but the idea is I'm providing you service. अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगती है तो इसका मतलब क्या होगा कि I gave you good service, you will give my फीडबैक। अब मुझे फीडबैक दोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ से, देखो जो जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ जीडीपी। बाय द वे टाइप्स ऑफ जीडीपी होती क्या है, किसका टाइप्स ऑफ जीडीपी का जो रोल है वो क्यों ज़रूरी है, हम लोगों ने देख लिया कि जीडीपी होती क्या है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेरी होगी कि सर क्या जीडीपी सिंगल होती है? नो, देयर इज नो सिंगल जीडीपी। दे आर लॉट्स ऑफ दे आर सिबलिंग्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी के खुद के छोटे छोटे भाई बहन हैं। फॉर एग्जाम्पल की नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड पीपीपी जीडीपी। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? ये जीडीपी के टाइप्स हैं जो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ जीडीपी। लेट अस स्टार्ट। जीडीपी मैंने बता दिया। जीएनपी भाई एक काम करते हैं, छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था प्रीवियस क्लास में जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है और एनएनपी क्या होती है। ठीक है, हमने 4 चीज़ें देखी थी। पहला देखा था हमने जीडीपी, फिर हमने देखा था जीएनपी एंड एनडीपी एंड एनएनपी। जीडीपी मतलब भाई किसी देश के अंदर एक साल में मतलब एक 1 ईयर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन ना जीडीपी। और एनएनपी क्या होता है? एनएनपी किसी राष्ट्र का पैसा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे देश का पैसा, दैट इज जीएनपी इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेशनल इनकम। ठीक है, जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को उठा देंगे। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, जो टूट फूट हो जाता है उसको उठाने के बाद जो हमें पैसा बचता, जो नेट इनकम बचती है उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, एनएनपी में सेम थिंग होता है भाई, राष्ट्रीय आय में से मतलब नेशनल इनकम में से जो डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा? नेट बचेगा, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? और इससे ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये हमारे जो टॉपिक हैं, ये सिस्टम है, मतलब जो ये एनएनपी एनडीपी और ये सब क्लियर होता है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ जीडीपी होती है। तो स्टार्ट कर, देखो टाइप्स ऑफ जीडीपी की अगर बात करूँ तो नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी एंड पीपीपी जीडीपी। सो जीडीपी अपने आप में 3 तरह की जीडीपी होती है। जैसे कि एक होती है नॉमिनल जीडीपी, पहली होती है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। दूसरी होती है भाई साहब रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। और तीसरी होती है पीपीपी जीडीपी, पीपीपी जीडीपी।
ये भाई ट्रिपल आर जैसा फॉर्मूला बन गया पीपीपी। अब पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपी से ये मत समझ लेना कि पवन प्रिया की प्रियम कहानी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट भाई, क्योंकि आज के जो जनरेशन उनका माइंड मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है एंड दे थिंक, मतलब कि क्या ही बोलूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी होती है, देखो आपको जीडीपी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है सर, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जीडीपी की हमारे पास है। अब एक बात बताओ, जीडीपी देखो, जीडीपी समझने से पहले हमको दो चीज़ें बताता हूँ, एक बेस ईयर क्या होती है, करंट ईयर क्या होती है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था भाई, ये क्या होती है जिसमें 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स इज कॉल्ड एज जीडी भाई, नॉट जीडीपी, 12 मंथ्स, उसमें क्या होता है, वो साल होती है, हो जाती है एक वर्ष, ईयर जैसे कुछ ही मान लो। लेकिन द आइडिया इज़ कि फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, देखो हमारे देश की जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा स्टार्ट होती है अप्रैल से, और अप्रैल से सपोज करो दिसंबर तक एक ईयर ख़त्म हो जाएगी, मतलब जनवरी से, तो अप्रैल से अगर दिसंबर तक काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 9 महीने। तो कहने का मतलब एक ईयर कंप्लीट करने के लिए सर हमें 3 महीनों की और ज़रूरत पड़ जाएगी, तो आगे आने वाली जो साल होगी उसके हम 3 महीने ले लेंगे, मतलब स्टार्टिंग जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फिर आगे आने वाली जो साल होगी उसकी फाइनेंशियल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल से। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2022 की जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुई थी अप्रैल से, तो उसको 3 मंथ एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो उसने कहाँ से लिए होंगे, 2023। इसीलिए एक फाइनेंशियल कैसे, इसीलिए जो फाइनेंशियल ईयर जो बनेगी वो कैसे बनेगी, 2022 और 23। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2022 एंड 23, 23 एंड 24, 24 एंड 25, इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है। तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अप्रैल से, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया। सर बेस ईयर क्या होती है, देखो बीते हुए फाइनेंशियल मतलब पास्ट फाइनेंशियल ईयर में से किसी एक ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है सर। बेस ईयर क्यों माना जाता है भाई, बेस ईयर इसीलिए माना जाता है क्योंकि हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर पर, ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, ठीक है सर। इंडिया की बेस ईयर क्या है, 2011, बात याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भारत की जो आधार वर्ष है वो क्या है, 2011, ठीक है। अब करंट ईयर क्या होती है, करंट ईयर जो चल रही होती है, जैसे कि 2024 स्टार्ट होने वाली है, तो फाइनेंशियल कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब अप्रैल से। अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, जो चल रही है प्रेजेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट। करंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में, जैसे करंट अफेयर भाई। करंट अफेयर का मतलब क्या हो गया, जो इस टाइम पे जो भी ट्रेंडिंग में चल रही हो घटना, कोई भी न्यूज़, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट अफेयर। वैसे करंट ईयर या करंट प्राइस या फिर करंट टाइम, तो जो चल रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, उसका फ्लो हो रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब हम देखने वाले नॉमिनल जीडीपी होती क्या, देखिए नॉमिनल जीडीपी का अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊं तो देखो, जब जीडीपी को जब जीडीपी को हम करेंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होती है, तो वो क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी होगी, ठीक है सर। करेंट प्राइस, जैसे कि 2024 जो ईयर चल रही है उसी में अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकालने वाले, अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे 2024 को, तो 2024 में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम टोटल प्रोडक्शन की जो प्राइस है, प्राइस किसकी, कौन सी ईयर की होनी चाहिए, जिस साल की आप जीडीपी निकाल रहे हो। जैसे कि हम 2024 की निकालने वाले हैं, तो हमको जो प्राइस है वो कहाँ की लेनी पड़ेगी, 2024 की। तो प्राइस इंटू प्रोडक्शन इज नोन एज जीडीपी। भाई प्रोडक्शन से हम प्राइस का इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी निकल के आ जाएगी, ठीक है सर। चलो ये तो समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अगर हमने 2024 का हमने प्रोडक्शन ले लिया और हमने किसी दूसरी साल की हमने प्राइस ले ली, हमको लग रहा है कि इस साल की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। हम ये काम करते हैं कि ऐसी ईयर की प्राइस लेते हैं वहाँ पर न ज़्यादा महंगाई हो, ना ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो, बीच का माध्यम हो, मतलब बीच का जो मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक काम करो, हमने लिए 2008 में। 2008 में क्या है कि ना महंगाई थी ज़्यादा, ना सस्ती चीज़ें थी, बीच का था। तो हमने उसकी प्राइस से हमने 2024 की जो प्रोडक्शन हुआ उसको हमने इंटू कर दिया। तो इंटू करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी बोलेंगे। रियल जीडीपी का मतलब होता है कि चल रहे जो वर्ष में, चल रहे वित्तीय वर्ष के होने वाले उत्पादन, मतलब होने वाले जो प्रोडक्शन, चाहे गुड्स हो गया चाहे वो सर्विस होगी, उसका मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करना है, पास्ट ईयर, जैसे हमने आधार वर्ष माना हो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी बोलेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हमारी जो आधार वर्ष है, जो बेस ईयर वो कौन है, 2011, राइट। हमारी जो बेस ईयर कौन सी है, 2011, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी समझने से पहले हम एक काम करते हैं,
हम ले लेते हैं ईयर, जैसे कि 2020, 2021, 2022 एंड लास्ट में 2023। ठीक है सर, हमने ले ली ईयर, ले ली हमने, क्या ले ली हमने, ईयर। यहाँ पर लेंगे हम प्राइस, ले लेते हैं प्राइस, और यहाँ पर हम लेंगे प्रोडक्शन, ये हमने क्या ले लिया, प्रोडक्शन। ठीक है सर, प्रोडक्शन भी हो गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, क्या हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा ये देखते। देखो सपोज करो 2020 में जो प्रोडक्शन हुआ, सपोज एक काम करते हैं, जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, हम नंबर छोटे नंबर्स लेंगे। क्यों भाई, हमें कंसेप्ट ही तो समझना है। हमें वास्तव में, हम इन रियलिटी वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट जीडीपी ऑफ इंडिया। हम इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करने नहीं जाने वाले भाई, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारे जो देश के जो वित्त मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कर सकते हैं भाई, सेक्रेटरी कर सकते हैं। उन्होंने किस लिए पढ़ाई की है, हम सिर्फ कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू लर्न जस्ट कंसेप्ट। तो देखो हम काम करते हैं कि पेन, सपोज कीजिए कि पेन का प्रोडक्शन हुआ 2020 में, जो पेन का प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 5 पेन का। कितने पेन का हुआ, 5 पेन का। और एक पेन की जो कीमत थी वो थी 5 रुपया। ठीक है, एक पेन की जो कीमत थी वो कितनी थी, 5 रुपया। कितनी थी, 5 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपीज़ एक पेन की कीमत थी। ठीक है सर, 2021 में क्या हुआ, जो पेन का प्रोडक्शन था वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 4 पेन का। यहाँ पर जो कीमत थी वो कीमत हो गई 10 रुपये। यहाँ पर जो फिर 2022 में जो प्रोडक्शन हुआ वो 3 रुपये हुआ। ठीक है सर, 3 रुपये हुआ, मतलब प्रोडक्शन घट रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और जो प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, 2022 में जो प्राइस थी वो हो गई 15 रुपये, यहाँ प्रोडक्शन हुआ 2 रुपये का, प्राइस हो गई 25। ठीक है सर, मैंने बताया था कि नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इनटू प्राइस। तो करो, स्टार्ट करो, प्रोडक्शन इनटू प्राइस क्या मिलेगा हमारे पास, रिजल्ट क्या आएगा। देखो प्रोडक्शन इनटू अगर प्राइस हमें करना है तो सपोज कीजिए 5 × 5 क्या मिलेगा हमारे पास, 25, 4 × 10 40, यहाँ पर 45, यहाँ पर क्या मिलेगा 50। ठीक है सर, ये हमको मिल गया। चलो यहाँ से किसी को दिक्कत, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जीडीपी निकल के आ गई, कोई दिक्कत, ये क्या है, जीडीपी निकल के आ गई। देखो प्रोडक्शन देख लिया हमने, प्राइस देख ली, अब ये हमारे पास जो जीडीपी निकल के आई है ये क्या है, हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, बहुत सारे लोग समझ रहे हो, मतलब जो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें जो जीडीपी है वो जीडीपी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। भाई ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज हो रही है। देखो कितनी बड़ी जीडीपी हमारी, 2020 में जीडीपी 25, 2021 में 40, 22 में 45, 23 50। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जीडीपी का क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है जीडीपी। अब इंक्रीज़ हो रही है, क्या हमारे लिए अच्छी बात है। अब बच्चे बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है भाई, जब जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो हम वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे अगर जीडीपी इम्प्रूव होगी। बहुत सारे देश हमको मतलब एक अलग नज़रिए से देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारी ये जो जीडीपी है, जीडीपी किसको दिखाएगी, डेवलपमेंट को दिखाएगी। तो कहने का मतलब ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे एग्री हैं, इफ़ यू आर एग्री, ओके। अब देखो भाई, जितने भी बच्चे जो मुझसे एग्री हैं, जितने भी लोग मुझसे एग्री हैं, टोटली यू ऑल आर रॉन्ग। क्यों, यहाँ पर देखो जीडीपी तो बड़ी, अब यहाँ पे प्रोडक्शन पर नज़र डालो एक बार। प्रोडक्शन कितना हुआ, 20 में 5, 21 में 4, 22 में 3 पेन्स का, यहाँ पर 22 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेनों का प्रोडक्शन हुआ। प्राइस देखो 5, 10, 15, 25। अब एक बात बताओ सर, इसमें हमें तो ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि इसमें प्राइस बढ़ रही है, साथ में साथ जीडीपी के जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है। तो कहने का मतलब ये, जब प्राइस बढ़ रही है और प्रोडक्शन घट रहा है, भाई कोई भी चीज़ है जिसके भाव बढ़ रहे हों और उसकी जो चीज़ है, जो कोई भी मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी जो सप्लाई है मार्केट में बहुत कम हो, तो किसको डिनोट करेगी, किसको शो कराएगी, महंगाई को। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जीडीपी है, इस जीडीपी को हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमेशा महंगाई को शो कराती है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी किसको शो कराएगी, महंगाई को। तो हम बोल सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी शोज व्हाट, इन्फ्लेशन। इसीलिए जो नॉमिनल जीडीपी है वो बहुत अच्छी नहीं होती। अब एक बात बताओ, क्या सर इंडिया जो हमारा भारत देश है, प्यारा भारत, क्या वो नॉमिनल जीडीपी को पब्लिश करता है या रियल जीडीपी को। सर
वो नॉमिनल जीडीपी को कभी पब्लिश नहीं करता। भाई एक बात बताओ, हम नॉमिनल जीडीपी को पब्लिश करें क्यों, क्या करेंगे, महंगाई को थोड़ी दिखाना है। वैसे भी जो वेस्टर्न कंट्री है वो हमसे वैसे भी मतलब मुंह बना के रहते हैं, भाई तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। अगर हम महंगाई को दिखाएंगे तो वो मतलब उनके न्यूज़ चैनल पर यही चलेगा कि इंडिया में देखो, इंडिया कैसा देश है, अपने आप को विकसित देश बताता है, राइट, अपने आप को मतलब 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन को नहीं रोक पा रहा। तो ऐसी जीडीपी का क्या फ़ायदा जो इन्फ्लेशन को नहीं रोक पा रहा। इसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है हमारे देश में। तो पॉवर्टी है, जो गरीब लोग हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सभी इसका शिकार हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम ये करें तो। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, ये तो हमने निकाल लिया करंट प्राइस, और करंट प्राइस को हमने किससे वो किया था, प्रोडक्शन से किया था। जिस ईयर की आप नॉमिनल जीडीपी निकालने वाले तो उसी ईयर का प्रोडक्शन और उसी ईयर की करंट प्राइस लेनी पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है। अब एक काम करते हैं, काम करके देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास ईयर सेम रहेगी, प्रोडक्शन सेम रहेगा, लेकिन हम एक काम करते हैं कि जो 2020 में जो प्राइस रहा 5 रुपया, राइट, 5 रुपये, इस प्राइस को हम बेस ईयर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बेस ईयर, इसको हम मानते हैं बेस ईयर। बेस ईयर क्यों भाई, प्राइस ज़्यादा नहीं है इसीलिए महंगाई को शायद ये नहीं शो कराएगी। तो एक काम करते हैं, ठीक है, अब 5 × 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25, तो सेम रहेगा। 4 × 5 करेंगे कितना आएगा 20, 3 × 5 15, और लास्ट में कितना आएगा 10, ठीक है, 10 आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो सर, अब यहाँ पर जो बात है, बात समझने वाली ये है कि जैसे ही हमने 2020 को बेस ईयर माना, वैसे ही हमको जो रेट मिला वो मिला कि जो हमारी जीडीपी है वो जीडीपी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जीडीपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जीडीपी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है जीडीपी। जब ये जीडीपी डिक्रीज हो रही है, भाई जो जीडीपी डिक्रीज हो रही है, देख रहे हो जीडीपी कहाँ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, जीडीपी तो डिक्रीज हो रही है, घट रही है। अब जो जीडीपी घट रही हो, क्या उसके साथ हम विश्व की पहली जीडीपी बन सकते हैं, सबसे पहली बड़ी जीडीपी बन सकते हैं, नहीं बन सकते, कैसे भी नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी ईयर की जो जीडीपी निकालने वाले हैं और उस जीडीपी का कैलकुलेशन अगर हम बेस ईयर पर कर रहे हैं, जो हमने भारत का जो बेस ईयर है, जो आधार वर्ष है वो 2011 है। तो कहने का मतलब ये है कि 2011 को किसी मतलब कोई भी किसी भी वर्ष की हम जब जीडीपी निकालते हैं तो बेस ईयर किसको मानता है, 2011 को। भाई 2011 को ही बेस ईयर क्यों माना गया, देखो 2011 को बेस ईयर मानने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उस साल ना तो ज़्यादा महंगाई रही होगी और ना ज़्यादा चीज़ें सस्ती रही होंगी, बीच की जो लाइन है, जो रेखा है वो बीच में रही होगी, इसीलिए हमने 2011 को क्या माना, बेस ईयर माना। वैसे यहाँ पर जब हमने बेस ईयर मान के 2020 को और कैलकुलेशन किया तो हमारे पास जीडीपी मिली हमें, जो जीडीपी डिक्रीज हो रही है। तो इसी जीडीपी को हम बोलेंगे रियल जीडीपी। देखो ज़्यादातर रियल जीडीपी देश के काम आती है, नॉमिनल जीडीपी कभी भी देश के काम नहीं आती। कोई दिक्कत है यहाँ तक। भाई आप लोगों ने आपके घर में एग्जाम्पल देखो, आपके घर में जो लड़का वास्तव में कम बोलता हो, काम ज़्यादा करता हो, तो वही तो घर के काम में मतलब घर के कामों में और घर के जो प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा। और जो काम बहुत कम करता है, बक ज़्यादा करता है, फालतू की बातें करवा लो उससे, तो क्या वो कोई काम कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। मतलब उसे 2-3 घंटे सिर्फ और सिर्फ बकवास सुनते रहो उसकी। फेंकता बहुत ज़्यादा है कि मेरे पास 50 हेलीकॉप्टर हैं, 12 गर्लफ्रेंड हैं, 12 में से 2 जर्मनी की हैं, 3 फ्रांस की हैं, क्या ऐसे इम्पॉसिबल है, नहीं इम्पॉसिबल भाई, इतनी फेंको जितने की असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी इज़ भाई, रियल जीडीपी सच में रियल है, इसीलिए रियल जीडीपी हमेशा देश के काम आती है, नॉर्मल जीडीपी कभी भी देश के काम नहीं आती। अब एक बात समझने वाली बात है, अब एक बात है जो बहुत ज़रूरी है, समझो इसे। अब समझने वाली बात ये है कि अगर आप कभी भी किसी देश की मतलब कोई भी हमारे जो हमारा भारत, प्यारा भारत है, इसमें किसी भी ईयर की अगर आप नॉर्मली जीडीपी निकालने जा रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको उसी ईयर की प्रोडक्शन लेना पड़ेगा और उसी ईयर का जो प्राइस है वो लेना पड़ेगा। कभी भी ऐसा मत करना कि उस ईयर का प्राइस ले लिया, किसी डिफरेंट ईयर का प्राइस ले लिया और जिस ईयर की आप जो जीडीपी निकालने वाले उस ईयर का प्रोडक्शन लिया है और आपने इनटू कर दिया, फिर बोलोगे सर मेरी जीडीपी तो गलत आ रही है। भाई वो जीडीपी रियल नॉमिनल जीडीपी नहीं होगी, वो रियल जीडीपी होगी। समझ में आ गया, ठीक है। आपको ये बनाना पड़ेगा क्योंकि विदाउट मेकिंग दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो लेट मी एक्सप्लेन योर डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। पहले मैंने बताया था कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है भाई। सो नॉमिनल जीडीपी, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इज नॉट फॉर कंट्री,
ये देश के लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता। बट अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूँ भाई, रियल जीडीपी देखो, जब जीडीपी को आधार वर्ष पर कैलकुलेशन की जाती है, जब जीडीपी की कैलकुलेशन आधार वर्ष पर की जाती है तो हम क्या बोलते हैं, जीडीपी रियल जीडीपी कहती हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। व्हेन जीडीपी कैलकुलेट एट बेस ईयर इज नोन एज रियल जीडीपी। कोई दिक्कत, जब जीडीपी को हम बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। बताओ इतना समझ में आएगा। तो रियल जीडीपी के आधार पर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब हम लास्ट बची हमारी पीपीपी जीडीपी, तो देखते हैं पीपीपी जीडीपी होती क्या बाय द वे। तो यहाँ पर देखो पीपीपी जीडीपी, भाई छोटी जीडीपी है इसीलिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। पीपीपी जीडीपी, पीपी जीडीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर और पैरिटी। देखो परचेजिंग का मतलब क्या होता है, खरीदना, और पावर का मतलब क्या होता है भाई शक्ति, और पैरिटी का मतलब हो गया, देखो पावर शक्ति का मतलब हो गया खरीदने की क्षमता। जैसे कि अब बताओ कि खरीदने की क्षमता पुरुष में ज़्यादा होती है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है। अब आप लोग बोलोगे सर महिलाओं में ज़्यादा होती है, उनको अगर 1000 रुपये दे दोगे तो 1000 रुपये में शॉपिंग करने के बाद भी घर पे आके बोलेगी कि शॉपिंग तो कुछ हो ही रही, 1000 रुपये कम पड़ गए। राइट, ज़िंदगी नई नई शादी होती है, उनको देखो हस्बैंड का क्या बुरा हाल होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पावर है, जो कैपेसिटी है खरीदने की बहुत ज़्यादा है। तो उनके आधार पर अगर ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन्स, अगर हम ये जो ये जो डेफिनेशन मतलब जो फुल फॉर्म है पीपीपी की, अगर उनके आधार पर अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। कैसे? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वुमेन पावर पैरिटी, महिलाओं की खरीदने की क्षमता। राइट लेकिन ये इकोनॉमी में नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। बाय द वे जो परचेजिंग पावर पैरिटी है होती क्या है, देखो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। खरीदने की क्षमता का जो डिफरेंस दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो टेरिटरी के बीच में, दो कंट्री के बीच में। जैसे कि एक लड़का है, वो लड़का रहता है गांव में, और एक लड़का रहता है मुंबई में। भाई मुंबई में रह के 50,000 रुपये कमा रहा है, और ये गांव में रह के सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है। तो एक बात बताओ, 10,000 रुपये 50,000 रुपये, अमाउंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, 40,000 का डिफरेंट है। तो कहने का मतलब 50,000 रुपये मुंबई में रह के कमा रहा है, 10,000 रुपये रूम का रेंट देता, 5,000 रुपये खाने पीने का, 15,000 रुपये गए उसके, 35,000 रुपये वो बचा पाता है। ये गाँव में रह के खेती करता है, खेती में से फल सब्जी जो भी है वो आता है, वही उसी को यूज़ करके खाता है वो, ठीक है। 10,000 रुपये इसको सेविंग में डाल देता है, अकाउंट में डाल देता है। कहने का मतलब ये है कि वो 10,000 रुपये में क्या क्या चीज़ें खरीद सकता है, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है गांव में रह के। क्या वो 35,000 रुपये में खरीद सकता है जो ये खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि जगह का डिफरेंस है, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब सोचो, इसको हमने 10,000 रुपये दिए थे, अगर इसी नमूने को अगर 10,000 ना देकर हम 50,000 दे दें, जो जितना वो मुंबई में रह के कमा रहा है, तो भाई ये क्या क्या करेगा, 50,000 रुपये मतलब 50,000 रुपीज़ में आप गाँव देहात में जाइए और वहाँ पे आपको लड़कियों की शादी देखने को मिलेंगी, जो मतलब जैसे सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर लड़कियों की शादी होती है 50,000 रुपये जमा करके, उसमें अच्छी खासी दहेज मिल जाती है, बाइक मिल जाती है, और पता नहीं क्या क्या आइटम मिल जाते हैं, मुझे तो पता नहीं। लेकिन रियलिटी में जो है, आप यूपी साइड में आइए, आगरा से उधर थोड़ा मूव करेंगे तो वहाँ पर ये ऐसा प्रचलन है, वहाँ पर ऐसी जो एक्टिविटी है वो होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दो देशों के बीच में जो मुद्रा होती है उसकी डिफरेंट को हम क्या बोलते हैं, पीपी। जैसे कि अमेरिका और इंडिया, अगर हम अमेरिका और इंडिया में बात करें तो अमेरिका के पास क्या है, डॉलर है, हमारे पास क्या रुपीज़ है, ठीक है सर, हमारे पास रुपीज़ है। वर्तमान में शायद 80 रुपीज़ इक्वल टू $1 में भी, हाँ इतना ही शायद रेट है, बट ऊपर नीचे होती रहती है। बट द आइडिया इस, अगर हमारे पास हम 10,000 रुपये लेके अमेरिका जाते हैं और अमेरिका का कोई व्यक्ति है उसके पास $10 हैं, $10,000 हैं, तो वो $10,000 में क्या बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है वहाँ पर, ऑफकोर्स सर खरीद सकता है। और हम क्या खरीद सकते हैं भाई, टिकट के पैसे भी नहीं जुटेंगे, एयरपोर्ट से भगा दिए जाओगे, भाई तुम कहाँ से आए हो, आदिवासी हो गया, या मुजरा थोड़ी हो रहा है कि ना रंगीली आ गए डांस देखने आए हो एयरपोर्ट पे, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। तो कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपीज़ लेके हम अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। वही अगर व्यक्ति इंडिया में आता है $10,000 लेके, तो वो शायद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, घर बना सकता है, गाड़ी ले सकता है,
गर्लफ्रेंड बना सकता है, उसमें क्या वो शर्माने वाली बात है, ऑफकोर्स बना सकता है। ये समझ में आया। तो पीपीपी का मतलब होता है दो देशों के बीच में मुद्दा, दो देशों के बीच की जो करेंसी होती है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। एक परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब खरीदने की क्षमता। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखो इंडिया से अमेरिका की जो यूएस डॉलर है, जो यूएस डॉलर इंडिया से 17 टाइम्स मोर देन है। कितने टाइम्स? 17 टाइम्स मोर देन है इंडिया से। भाई इंडियन रुपीज से यूएस डॉलर 17 टाइम्स मोर देन है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ये था हमारी पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत इजी तरीके समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी। अब हम देखने वाले हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सी कोई प्रोडक्ट जब हमें कंपनी या फैक्ट्री के द्वारा, जब कंपनी या फैक्ट्री उसे बना देती है, बनाने के बाद जब हमको मिलता है, तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो क्या होती होगी, और उसकी स्टार्टिंग प्राइस किस पर डिपेंड करती होगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो रामू हलवाई है, रामू हलवाई समोसा बनाता है। अगर रामू हलवाई को जो आलू हैं, आलू सस्ते मिल जाते हैं, मैदा सस्ती मिल जाती है, गैस सिलेंडर सस्ता मिल जाता है, दुकान खोलने की जगह है वो सस्ती मिल जाती है, तो क्या रामू हलवाई जो समोसे हैं वो समोसे के रेट ज़्यादा रखेगा कम रखेगा? सर कम रखेगा, क्योंकि उसको चीज़ें भी कम दाम में मिली है तो वो भी कम रखेगा। 5-10 रुपये अपना मुनाफा करेगा और 10-15 रुपये समोसे की प्राइस रखेगा। तो कहने का मतलब ये कोई भी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसके फैक्टर कॉस्ट पर डिपेंड करती है कि उसमें उसको बनाने में कितनी लागत लगी थी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कोई भी कंपनी को सेटअप करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। भाई किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए हमको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। दे आर 4 फैक्टर्स ऑफ, कौन कौन से फैक्टर? 4 फैक्टर होते हैं। देखो, पहला होता है लेबर, दूसरा होता है लोन मतलब पैसा, जैसे हम कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल, और फिर होता है यहाँ पर लैंड, और लास्ट में होता है ऑनर को प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को उठा दो। ये जो 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि उसको हम फैक्टर बोल सकते हैं। दीज आर फैक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी विच यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश। सी अगर आप कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करने वाले हो तो उसके लिए ये जो 3 फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन किया तो उसकी जो प्राइस है वो तीनों फैक्टर पर डिपेंड करेगी, इसीलिए उसकी कॉस्ट को हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होगी? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है सर, फैक्टर कॉस्ट होगी। अब देखो मार्केट के ये मेरा मार्कर है, ये मेरा जो मार्कर है, इस मार्कर की फैक्टर कॉस्ट रही होगी। जब ये मार्कर फैक्ट्री द्वारा मार्केट में आता है तो मार्केट में सरकार क्या देख रही होती है? सरकार देख रही होती है यार कोई नमूना मतलब नमूना कोई जाल में फंसा नहीं मेरे। नमूना मतलब हो जाल, क्या हो गया? जाल का मतलब हो गया भाई कोई फैक्ट्री जब किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिश करती है मार्केट में या मार्केट में इन्वॉल्व कराती है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, और टैक्स का जो पैसा होता है वो फैक्ट्री नहीं लेती। फैक्ट्री तो अपना मुनाफा कर चुकी पहले से ही, टैक्स का पैसा सरकार लेती है। सरकार बोलती है हमें टैक्स का पैसा दो। क्यों दो? लोग बोलेंगे सर हम आपको पैसा क्यों देंगे, बाहर में जाओ आप, हम पैसा क्यों दें आपको? सर अब सरकार बोलेगी अच्छा ऐसा बोल रहे हो मुझको, इधर आए लेके आइए आपको, और आपको लाने के बाद पहले तो आपको प्यार से बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद आपको समझाया जाएगा कि अब एक बात बताओ, आप रेल यूज करते हो, रेल में ट्रैवल करते हो? अब बोलोगे हाँ सर हम रेल में ट्रैवल करते हैं। रोड पर ट्रैवल करते हो? हाँ सर रोड पर ट्रैवल करते हैं। ठीक है सर। एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो? सर एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं करते, हमारी औकात नहीं। चलो कोई बात नहीं। आप सरकारी बसों का लाभ उठाते हो? सर उठाते हैं। सरकारी फ्रीबीज और जो वेलफेयर स्कीम होती है उनका लाभ उठाते हो? लाभ उठाते हैं। साला इतनी चीज़ों का तो लाभ उठाता है, उसका पैसा का क्या? हाँ हमारे पास पेड़ है, हमारे पास क्या है? हमारे पास पेड़ है, जो उसको हटा दो, तुमको पैसा दे दो। उसी का पैसा निकालने के लिए हम टैक्स लगाना पड़ता है, आप लोगों से लेना पड़ता है, आपको दे देते हैं, बस सीधी सिंपल बात है। तो बोलेंगे सरकार मैं समझ गया, मैं जाता हूँ, मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊँगा। तो कहने का मतलब ये टैक्स किसी लिए लिया जाता है? टैक्स इसलिए लिया जाता है कि उस टैक्स का पैसा अमीर लोगों से लेकर और जो गरीब हैं वास्तव में उनको दे देते हैं, जिससे वो अपना जो जीवन है अच्छी तरीके से चला सकें, कोई दिक्कत नहीं आता। उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। अब सोचो फैक्टर कॉस्ट पे कोई प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट ए है, बन गया,
ए प्रोडक्ट बना। अब जब ये ए प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, किस में आएगा, ये मार्केट में आएगा, तो इसकी जो मार्केट में आएगा तो देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, MRP, क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस, क्या होगी, मार्केट प्राइस। हमको आपको चीज़ें किस पे मिलती है, मार्केट प्राइस पे मिलती है। फ़ोन लेने जाओ मार्केट प्राइस पे मिलेगा, लैपटॉप लेने जाओ मार्केट प्राइस पे मिलेगा, शादियाँ की चीज़ें लेने जाओ AC वगैरह वगैरह, वो किस पे मिलेगी, मार्केट प्राइस पे मिलेगी। सोचो अगर फैक्टर कॉस्ट में मिलने लगी तो भाई जो गरीब है वो भी अमीर हो जाएगा, और जो अमीर है वो तो भगवान के समान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सोचो, अगर हम देखते हैं कि अगर हम GDP को मार्केट प्राइस पर लगानी है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने के बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, प्राइस क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई। अब एक बात बताओ, कभी कभी सरकार इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कभी कभी हमको सब्सिडी दे देती है। जैसे सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है, उस प्राइस का आधा जो वो खरीदने वाला वो देगा पैसा, और आधा सरकार दे देगी, उसे हम बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं, सब्सिडी। जैसे कि सिलेंडर आ रहा है 1000 रुपये का, 500 रुपये 700 रुपये आपने दे दिए, 700 रुपये किसने दे दिए, आपने दे दिए, और बचे 300 रुपये, 300 रुपये कौन देगा, 300 रुपये कौन देगा, आप बोलोगे सर 300 रुपये सरकार दे दे तो मज़े आ जाएंगे। अब सोचो 500 रुपये आपने दिए, 700 रुपये, सॉरी 700 रुपये आपने दिए, 700 रुपये आपने दिए, तो इसमें से 200 रुपये आपको सब्सिडी के फॉर्म में रिटर्न हो जाएंगे, और 500 रुपये आपके बदले सरकार दे देगी। तो 500 रुपये सरकार दे देगी और 200 रुपये आपको वापस आए आपके, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। सब्सिडी के रूप में, सब्सिडी के फॉर्म में हमको 200 रुपये हमारे वापस मिल गए। बचे 300 रुपये का जो खर्चा है वो कौन दे देगा, सरकार दे देगी। कौन देगी, सरकार देगी। भाई 500 रुपये खर्चा हो गया ना, 500 कौन दे दी, सरकार दे दी। इसी को हम बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं, सब्सिडी। लोग सब्सिडी का लाभ बहुत उठाना चाहते हैं, जो अमीर हैं वो भी बोलते हैं कि भाई सब्सिडी हमको भी मिल जाए। बाय द वे जो सब्सिडी होती है वो किन लोगों के लिए होती है, गरीब लोगों के लिए होती है। लेकिन अब भाई सरकार वोट मांगने के लिए तो भाई चावल खिचड़ी सब कुछ बांट देती है। तो अब चुनाव भी आने वाला है, तो सब कुछ फ्री में बांट ही देती है। ठीक है सर, हमको निकालनी थी GDP एट फैक्टर कॉस्ट और GDP एट मार्केट प्राइस क्या होती है। देखो अगर हमको निकालनी है कि GDP एट मार्केट प्राइस, तो हमको क्या मिलेगा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी को हम घटा देंगे, सब्सिडी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है फैक्टर मार्केट में आया तो उसके प्राइस पर टैक्स लगा कर उसको बढ़ा देना, और सब्सिडी घटाकर उसको कम कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है सर, मार्केट प्राइस हो गई। वही अगर हमको GDP एट फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है, फिर क्या होगा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो भाई GDP एट मार्केट प्राइस, तो टैक्स को हमने प्लस किया तो उसको माइनस करो, भाई टैक्स को कम कर दो, और सब्सिडी को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, किस पर निकल आएगी, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जब GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो क्या होता है कि भाई उस टैक्स है, और टैक्स को कम कर दो, घटा दो। सब्सिडी जो जोड़कर महंगी, मतलब सब्सिडी जो घटाकर जो चीज़ों को उसके दाम को कम किया गया था उसको ऐड कर दो, जिससे वो लेवल में आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, GDP एट फैक्टर कॉस्ट और GDP एट मार्केट प्राइस। वास्तव में जो GDP एट फैक्टर कॉस्ट पर निकलनी चाहिए, तब जाके किसी देश के लिए अच्छा रहेगा। बट द आइडिया इज़ हमारी जो GDP है वो किस पर कैलकुलेट होती है, मार्केट प्राइस पर। कोई दिक्कत नहीं आता, हमारी GDP हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होती है, और इंडिया जैसे देश हमेशा रियल GDP को पब्लिश करते हैं, ना कि नॉमिनल GDP को। कोई दिक्कत इस कंसेप्ट को समझ में आ गया। और कोई भी देखो, कोई भी देश मतलब कोई भी देश है, चाहे कोई भी देश हो गया, उसके डेवलपमेंट को देखना है तो सबसे जो अच्छा मीडियम है वो है क्या भाई, सबसे जो अच्छा मीडियम वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय बोलते हैं इसे हम। अब आगे देखेंगे नेशनल इनकम क्या होती है। और किसी भी देश के अगर जीवन शैली को देखना है कि उसमें जो लोग हैं, लोगों की लाइफ कैसी है, किस तरीके से वो जीवन यापन करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा या पॉवर्टी ज़्यादा है, क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों कम हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट कम है, पॉवर्टी ज़्यादा या पॉवर्टी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इन सभी के जो क्वेश्चन, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो उन सबको देखने का जो अच्छा मीडियम है सबसे ज़्यादा वो पर कैपिटा इनकम। सर पर कैपिटा इनकम क्या होती है उसको भी हम आगे बताएंगे। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, हिंदू ग्रोथ रेट क्या होती है, और इनकम भी अलग अलग तरीके की इनकम होती है। आप लोग बस इनकम लेना जानते हो कि सर हमारे अकाउंट में इनकम आ जाती है 31 तारीख को महीने के लास्ट में या महीने के स्टार्टिंग में, बट हमको ये नहीं पता इनकम कितने टाइप की होती है। भाई क्या करेंगे जानकर, इकोनॉमिस्ट तो बनना नहीं है, CA तो बनना नहीं है। ठीक है,
तो ये था, और बस यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आगे लेक्चर में, तब तक के लिए।